हेलो गाइस, फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक धमाकेदार और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि प्रीवियस लेक्चर्स देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ और इंटरेस्ट के साथ बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी डील्स with the technique, biotechnology deals with the technique of using living organism and enzymes to produce product for humans। देखो, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमंस। ह्यूमन के लिए जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स, सपोज एंटीबायोटिक्स कम क्वांटिटी के अंदर है, हमें कम टाइम में ज्यादा एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, तो किसका यूज करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी का। जैसे कोविड के टाइम पे कोविड की वैक्सीनेशन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड की जो प्रोडक्शन की गई थी वो किससे की गई थी? बायोटेक्नोलॉजी की। तो करंट का जो एग्जाम्पल हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल, वो इसका हो जाएगा हमारे पास कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन किसके लिए थी? कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन की प्रोडक्शन की गई थी। कम क्वांटिटी अपने पास अवेलेबल थी, ज्यादा क्वांटिटी कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली टेक्नोलॉजी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मैंने इसमें लिखा है ना, डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरस, उसका यूज करके हमें ह्यूमन के यूज के लिए प्रोडक्ट बनाना है ज्यादा क्वांटिटी में। समझ आ गया? इसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कोवैक्सीन, कोविशील्ड, यहां पे लिख देता हूं मैं कोविशील्ड। दूसरा एग्जांपल यहां पे हो जाएगा इसका ठीक है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। कोविड के ट्रीटमेंट के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें many other techniques involve in बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कुछ अदर टेक्निक्स भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व होती है, जैसे कि इसके अंदर आ जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में मैंने क्या बताया था? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर, किसमें? टेस्ट ट्यूब में बेबी का डेवलपमेंट होगा। इसमें क्या डाल दिया? स्पर्म प्लस ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में कराना क्या कहलाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन मतलब अंदर, विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब। के अंदर फर्टिलाइजेशन कराना, ये भी किसके अंदर आता है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर।
इसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का डेवलपमेंट जैसे कि मैंने यहां पर बताया, क्या करते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट, सुना था ना अभी कोविड में आरटीपीसीआर टेस्ट, वो किसके लिए करते हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि ये कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है, इसके अंदर कोविड है या नहीं है, उससे पता लगाता है आरटीपीसीआर टेस्ट से। तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, वो होता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल पे, समझ आ गया। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, उसके बेस पे वैक्सीन, जो वैक्सीन बनी है ना यहाँ पर कोविशील्ड और कोविड वैक्सीन किससे बनी है, बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। इन विट्रो भी इसके अंदर आता है और डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन भी इसके अंदर आता है, समझ आ गया। और इससे हम एंटीबायोटिक का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स। और क्या कर सकते हैं, करेक्शन ऑफ जीन, कैसे जीन, डिफेक्टेड जीन, कैसे डिफेक्टेड जीन्स, ठीक है। डिफेक्टेड जीन्स देखा होगा ना, किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसीज है, सपोज डाउन सिंड्रोम है, या फिर किसी को डाउन सिंड्रोम है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है, या फिर कोई ऐसी डिसीज है जेनेटिकली है, उसके जीन्स में चेंज करके भी उसे करेक्ट किया जा सकता है। कौन से प्रिंसिपल में बेस्ड है, बायोटेक्नोलॉजी पे, समझ आ गया। चलो इसके बाद इसका हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो प्रिंसिपल्स आते हैं, बायोटेक के अंदर दो प्रिंसिपल्स आते हैं, कौन कौन से हैं, इससे पहले हम लिखेंगे टू मेन प्रिंसिपल्स गिव बर्थ, टू मेन प्रिंसिपल गिव बर्थ टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट आता है इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल को मेंटेन करना। अब देखो इनका मतलब क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेंटेन ऑफ स्टेरिलिटी या मेंटेन ऑफ स्टेराइल, इसका मतलब क्या होता है। देखो डायग्राम से मैं आप सभी को बताऊंगा इसका मतलब। देखो बायोटेक, सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेक्निक, इसका मतलब होता है टेक्निक टू अल्टर मतलब होता है चेंज, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। इसका मतलब ये है, देखो जेनेटिक मटेरियल
ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। मैंने क्या किया, यहां से जेनेटिक मटेरियल को निकाल लिया। जेनेटिक मटेरियल ये यहां पर आ गया, इस तरह से देखो, जेनेटिक मटेरियल ये रहा, ठीक है। सेल से मैंने क्या निकाल लिया, सेल से मैंने निकाल लिया जेनेटिक मटेरियल। अभी जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर दूंगा, यानी कि इसके जो बेस पेयर है, बेस पेयर को मैं चेंज कर दूंगा। एडेनिन की जगह थायमिन लगा दूंगा, या फिर थायमिन की जगह यूरेसिल या फिर ग्वानिन, कुछ भी लगा सकता हूं, ठीक है। इसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज करना क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब चेंज करने के बाद जो मैंने इसमें चेंज किया, यहां पर क्या कर दिया मैंने, यहां पर क्या है मैंने चेंज। अब इसे क्या करूंगा, इसे मैं ऑर्गेनिज्म का अंदर डाल दूंगा। सपोज ये मैंने ऑर्गेनिज्म बना लिया, ठीक है, ये मैंने बना लिया ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, यहां पर ट्रांसफर करने के बाद ये क्या किया मैंने, यहां पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल को मैंने ट्रांसफर कर दिया ऑर्गेनिज्म के अंदर। कहां कर दिया, ये है हमारी होस्ट सेल या फिर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म और होस्ट सेल में मैंने ट्रांसफर कर दिया चेंज हुए जेनेटिक मटेरियल को। अब क्या करूंगा मैं, मेंटेन ऑफ स्टेरिलिटी। इसके बाद क्या आता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। देखो स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन मतलब होता है कि जो हमने ट्रांसफर किया है जेनेटिक मटेरियल वो खराब ना हो जाए, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए या फिर वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए। यानी कि बैक्टीरिया वायरस से फ्री को क्या बोलते हैं, फ्री का मतलब होता है कि वहां पर कोई भी बैक्टीरिया और वायरस फंगस वहां पर नहीं है, यानी कि कोई भी वहां पर इन्फेक्शन ना होना क्या कहलाता है, स्टेरिलिटी कहलाता है। उसे बोलते हैं स्टेराइल, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन। समझ आ गया। तो ये दो स्टेप्स आते हैं किसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक के अंदर। समझ आ गया। चलो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की जो आगे यूज होगी। What is the use of biotech? What is the use of biotech? ठीक है, बायोटेक का यूज क्या है। देखो एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं इस फॉर्म में, जैसे व्हाट इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का क्या डिसएडवांटेज है, क्या लॉस है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, वो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया। तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो बायोटेक का यूज क्या है, बायोटेक में क्या करते हैं, बायोटेक में हम क्या करेंगे, बायोटेक में डिजायरेबल जीन्स और सेल्स ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी, जैसे मैंने अभी बताया था, ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी फॉर ह्यूमन, ठीक है, फॉर ह्यूमंस प्रोडक्ट, ह्यूमन के प्रोडक्ट्स के लिए। अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ये मैंने अभी बताया था। इसमें एंटीबायोटिक्स, क्या क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं और वैक्सीन, और क्या हो सकता है, वैक्सीन, ठीक है। ये क्या है, यूज है बायोटेक्नोलॉजी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया है, नेक्स्ट, what is the loss of traditional hybridization,
व्हाट इज द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का लॉस क्या है? देखो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मैंने बताया था ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, वहां पर क्या करते थे, एनिमल को क्रॉस करा लेते, प्लांट ब्रीडिंग। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? पिछले चैप्टर में मैंने बताया था एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग और प्लांट ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इसका लॉस क्या था? ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज और इसका लॉस क्या है? इसका डिसएडवांटेज और लॉस ये है कि इससे बोथ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। ठीक है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, सबसे बड़ा लॉस ये है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का, इसके अंदर डिजायरेबल के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, डिजायरेबल हमें चाहिए लेकिन उसके साथ साथ अनडिजायरेबल जिनका हमें यूज नहीं करना है वो भी प्रोडक्ट इसके अंदर फॉर्म हो जाते हैं। इसीलिए इसे प्रिवेंट करने के लिए, अनडिजायरेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। समझ आ गया? ट्रेडिशनल और जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिफरेंस समझ आया? ट्रेडिशनल के अंदर डिजायरेबल अनडिजायरेबल दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ओनली डिजायरेबल प्रोडक्ट। समझ आया? चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है इफ अ पीस ऑफ डीएनए is directly introduced into the host cell, then it will multiply or not? It will multiply or not? ठीक है, इसके अंदर देखो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। देखो ये क्या है, होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर मैंने क्या किया है, जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए मान लो। ठीक है, डीएनए का एक क्या है, ये पीस है। डीएनए के पीस को मैंने क्या किया, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली मैंने सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब सेल के अंदर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करने के बाद ये मल्टीप्लाई करेगा या नहीं करेगा? ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? देखो इसके अंदर जब डीएनए को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो ऑलरेडी इसके अंदर डीएनए है, ये वाला ऑलरेडी डीएनए है, तो ये उससे डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। ये जो डीएनए है डायरेक्टली उससे अटैच नहीं होगा। जब ये डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो फंक्शन नहीं करेगा। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ टेस्ट जेनेटिक्स में मैंने बताया था ना, जेनेटिक्स के अंदर ये डीएनए, ठीक है, इस डीएनए को मैं यहां से अगर कट करूंगा, कट करने के बाद अगर इस डीएनए को मैं यहां पर अटैच कर दूंगा, अटैच करने के बाद अब ये फंक्शन करेगा, यानी कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस भी करेगा, ठीक है, ट्रांसलेशन भी करेगा, ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा। अब ये यहां पर ट्रांसलेशन भी करेगा, ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा, क्योंकि अब ये पार्ट बन गया है डीएनए का, पार्ट बन गया है, इसलिए फंक्शन करेगा। लेकिन यहां पर डीएनए का पार्ट नहीं बना है। जो ऑलरेडी यहां पर डीएनए है उससे अटैच तो ऑटोमेटिक खुद से नहीं होगा ना, हमें करना पड़ेगा। उसी मेथड को क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अगर डायरेक्ट फंक्शन कर लेता तो बायोटेक की जरूरत ही क्या थी? समझ आ रहा है?
बायोटेक के अंदर ये सारी चीजें करते हैं, डीएनए को कट करना, डीएनए को अटैच करना, उसमें चेंज करने के बाद बैक्टीरिया में या फिर सेल के अंदर डाल देना, तब वो फंक्शन करेगा। अगर वो डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर डायरेक्ट डीएनए को सेल में डालने के बाद फंक्शन कर जाता तो बायोटेक की जरूरत क्या पड़ती, समझ आ गया। तो इसका मतलब यही है कि फंक्शन नहीं करेगा जब तक हम प्रॉपर मेथड्स का यूज नहीं करेंगे, समझ आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट, यहां पे क्या है, नो फंक्शन, यहां पे क्या होगा, नोट फंक्शन, यहां पे कोई फंक्शन नहीं करेगा। इसके बाद देखो कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो आगे यूज होगी, उन टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है ORI, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें देखो क्या होगा, ORI के अंदर ORI का मतलब क्या होता है, ORI का मतलब होता है अ पीस ऑफ डीएनए, अ पीस ऑफ डीएनए। इसका मतलब होता है, सपोज ये क्या है, एक पीस है, अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। ORI का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, नाम से पता लग रहा है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का ओरिजिन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उस डीएनए के पार्ट को क्या बोलते हैं, ORI। देखो सपोज यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर सपोज यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, या फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, समझ आ गया। जैसे मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताया था डीएनए फोक के बारे में, याद आ रहा है, फोक इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ था, इस तरह का, ठीक है। ये वाला भी क्या था, यहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा था, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा था, इसलिए से क्या बोल रहे थे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, समझ आ गया। चलो इसके बाद आता है एक टर्म आती है इसके बाद, जिसे बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर, देखो वेक्टर का मतलब होता है कैरी करने वाला, कैरी करने वाला मतलब टू ट्रांसफर और डिलीवर, टू डिलीवर इनटू दी होस्ट सेल, टू डिलीवर इनटू दी होस्ट सेल। अब जो लेकर जाएगा, वेक्टर का मतलब जैसे गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर बैठ गए, अब गाड़ी क्या है, वेक्टर है, क्योंकि वो हमें लेकर जा रही है, तो जो लेकर जाएगा उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, ये प्लाज्मिड है, ये पूरा का पूरा क्या है, प्लाज्मिड है, ये पूरा क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है। इस प्लाज्मिड के अंदर छोटा सा सेगमेंट क्या है, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब प्लाज्मिड से मैंने क्या किया, यहाँ पे डीएनए को अटैच कर दिया, अब डीएनए को यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया, तो ये लेकर जाएगा डीएनए को, तो इस प्लाज्मिड को अब मैं क्या बोलूंगा, वेक्टर। प्लाज्मिड को क्या बोलूंगा, वेक्टर। जो लेकर जाएगा, वो कुछ भी चीज लेकर जाएगा उसे बोलेंगे वेक्टर, समझ आया। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें क्लोनिंग। नेक्स्ट क्या आता है, क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है मेकिंग मल्टीपल कॉपी, मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए की मल्टीपल कॉपी करना क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाएगा, समझ आ गया।
ORI, वेक्टर एंड क्लोनिंग। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद आता है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टेनले कोहान एंड हर्बर्ट बॉयल किसने डेवलप किया था? डेवलप्ड बाय स्टेनले कोहान एंड हर्बर्ट बॉयल 1972। देखो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप्ड बाय स्टेनले कोहान एंड हर्बर्ट बॉयल। स्टेनले कोहान और हर्बर्ट बॉयल ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डेवलप किया था। कब? 1972 में। अब कैसे डेवलप किया था? उसने सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड होता है ना सैल्मोनेला टाइफी से, ये क्या है? सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी से क्या निकाला? प्लाज्मिड। ये क्या है? प्लाज्मिड। सैल्मोनेला टाइफी से क्या निकाल लिया इसने? प्लाज्मिड। ये इसे कट करेंगे। अब ये क्या है? रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। यानी कि इसने क्या किया था? इसने सैल्मोनेला टाइफी से क्या निकाला? प्लाज्मिड निकाला। उसमें क्या क्या चेंज किया? उसमें क्या कर दिया? इसने चेंज कर दिया। यहाँ पे प्लाज्मिड में कुछ चेंज करके अदर इसके अंदर डीएनए का सेगमेंट लगा दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। यानी कि डीएनए में चेंज कर देना। इसने क्या किया? देखो यहाँ पर इसे कट करा, कट करने के बाद यहाँ पे इसने क्या किया? एक सेगमेंट को, ये रहा एक सेगमेंट डीएनए को इसने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसी को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट मतलब चेंज कर देना। इस प्लाज्मिड में चेंज कर दिया इसने। किसने किया था? स्टेनले कोहान और हर्बर्ट बॉयल ने इसमें प्लाज्मिड में चेंज कर दिया था। प्लाज्मिड में चेंज करने के बाद अब क्या किया? एक नया रिकॉम्बिनेंट, देखो ये बन गया ना, ये रहा। यहाँ पे क्या हुआ? ये नया रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट। अब देखो प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है? प्लाज्मिड का मतलब होता है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। प्लाज्मिड का मतलब होता है ऑटोनोमसली, यानी कि खुद से रेप्लिकेट होने वाला। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड सर्कुलर है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड कर दिया ना इसके ऊपर, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। समझ आ गया? सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट किसने डेवलप किया था? स्टेनले कोहान हर्बर्ट बॉयल। नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने डेवलप किया था? स्टेनले कोहान और हर्बर्ट बॉयल। ये कहां पूछा है? ये वाला क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया है, ठीक है। नीट के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है, और एम्स के अंदर भी
फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप्ड बाय स्टेनले कॉहन और हर्बर्ट बॉयल। कब डेवलप किया था? 1972 में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, किससे डेवलप किया था? सैल्मोनेला टाइफी, जो रिस्पॉन्सिबल होता है टाइफॉइड के लिए। समझ आ गया? चलो इसके बाद नेक्स्ट, देयर आर थ्री बेसिक स्टेप्स, देयर आर थ्री बेसिक स्टेप्स इन genetically modifying of an organism, देखो इसका मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए 3 स्टेप्स की जरूरत होती है। कितने? 3 स्टेप्स की जरूरत होती है। कौन कौन से? सबसे पहले देखो, ये सारे के सारे जीन्स है, ये सारे जीन्स हैं। अब मैंने क्या किया? डिजायरेबल जीन को निकाल लिया। सपोज ये क्या है? डिजायरेबल, ये है डिजायरेबल जीन्स, ठीक है, ये डिजायरेबल जीन्स है। तो मैंने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, ठीक है। डिजायरेबल जीन्स के साथ ये सारे डीएनए मैंने क्या किया? डिजायरेबल जीन वाले मैंने निकाल लिए। अब निकालने के बाद मैं इसे किस में डाल दूंगा? किस में इंट्रोड्यूस करूंगा? होस्ट सेल के अंदर। किस में करूंगा? होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें किस में कर दिया? होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म में मैंने क्या किया? इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इंट्रोड्यूस करने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस ऑफ होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म, ठीक है। होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म का मुझे क्या करना है? मेंटेन करना है। 3 स्टेप्स। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, उस जीन को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर डिजायरेबल जीन है। उस डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करना है होस्ट सेल के अंदर। उसके बाद उसे मेंटेन करना है, उसकी स्टेरिलिटी को मेंटेन करना है, स्टेराइल है या नहीं है, और फंक्शन कैसे करा है, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। समझ आ गया? तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।